इंडिया ने न्यूजीलैंड को दूसरे टी20 में भी हरा के ये सीरीज अपने नाम कर ली है। सीरीज पे अपना कब्जा कर लिया है। और जो वर्ल्ड कप से न्यूजीलैंड से हम हारे थे, तो वो जो जख्म थे, तो कुछ हद तक तो उस पे एक मलहम लगा है इस सीरीज विक्ट्री से। पर पूरा और मलहम तब लगेगा अगर इस सीरीज में हम क्लीन स्वीप कर दे न्यूजीलैंड का और 3-0 से जीते। तो ये जो दूसरा मैच रहा, जिस तरीके से न्यूजीलैंड की पहले बैटिंग चल रही थी और फिर इंडिया की भी पहले 10 ओवर्स में बैटिंग चली, तो ऐसा लग रहा था कि ये पहले मैच की तरह ही जा रहा है। और पर बिल्कुल एंड में वैसा गया नहीं, इंडिया ने कंफर्टेबली विक्ट्री हासिल की। तो न्यूजीलैंड की भी जो बैटिंग रही पहले, इस बार फिर से रोहित शर्मा टॉस जीते और उन्होंने फील्डिंग ली। तो यहां पर रोहित शर्मा लकी साबित हो रही है, उनको टॉस जीतने का मौका मिल रहा है, विराट कोहली से ज्यादा लकी साबित हो रही है। और न्यूजीलैंड की जिस तरीके से स्टार्ट रही थी, बहुत ही फ्लाइंग स्टार्ट रही थी, उससे बेटर स्टार्ट तो हो ही नहीं सकती। मैं देख रहा था इनकी जब पहले विकेट गिरी तो 4.2 ओवर्स में 48 रन हो गए थे। तब मार्टिन गुप्टिल आउट हुए, वो तो सीधा 200 के रन रेट से ऐसे दौड़ रहे थे जैसे कि वो तो कोई बिल्कुल सेंचुरी मारने के मूड में लग रहे थे। पर आउट हो गए वो आखिरकार। और उसके बाद भी न्यूजीलैंड की टीम की स्टार्टिंग अच्छी मैं कहूंगा, क्योंकि पहले 10 ओवर में इनका स्कोर था 82 रन और सिर्फ 2 विकेटें गिरी थी। तो यहां पर यही सिचुएशन इनकी कुछ पहले मैच में भी थी, पर वहां पर ये 165 के आसपास का स्कोर बना पाए थे। और अब की बार ये उतना भी नहीं बना पाए। इन्हें जब 82 इनका स्कोर था, तो वहां से 100 रन इन्हें और जोड़ने चाहिए थे, 8 विकेटें भी हाथ में थी, तो 180 के टारगेट तक पहुंचना चाहिए था। पर ये अब की बार सिर्फ 153 तक ही पहुंच पाए। और इनके आखिरी 10 ओवर्स में फिर से बैटिंग फेल रही, खास तौर से आखिरी 5 ओवर्स में। और इसका मेन श्रेय जाता है हमारे 3 बॉलर्स के पास। सबसे पहले तो हर्षल पटेल, जिसने इस मैच में डेब्यू किया और डेब्यू में उसने दिखाया कि टी20 का स्पेशलिस्ट बॉलर है। जो पर्पल कैप उसने जीती थी आईपीएल में, तो वो कोई तुक्का नहीं था, वाकई बात है इसमें। तो मेरे को हर्षल पटेल में एज ए थर्ड सीमर हम इसको खिलाए तो ये मुझे अच्छी ऑप्शन लग रही है, क्योंकि डेथ ओवर्स में ये अच्छी बॉलिंग करता है, अच्छी वेरिएशंस है और इसको पिक करना मुश्किल है और आमतौर पे बैट्समैन इसको हिट नहीं कर पाते। बट अगर सिर्फ 2 पेसर्स खिलाने हैं तब मे बी हर्षल पटेल इतना फिट शायद ना हो, पर अगर 3 पेसर्स खिलाने हैं तो तब हर्षल पटेल डेफिनेटली एक अच्छी चॉइस है। और फिर उधर से अश्विन ने और अक्षर पटेल ने भी अच्छी स्पिन बॉलिंग की और बांधे रखा। और इन तीनों की वजह से ये जो स्कोर था न्यूजीलैंड का, जो लग रहा था कि अब की बार शायद 180 मार देगी, जो पिछले मैच में नहीं मार पाई थी, पर फिर से नहीं मार पाई और अब की बार तो और भी कम रहा। और जो चिंता की बात रही इंडिया की बॉलिंग में, वो रही दीपक चहर की बॉलिंग। इन्होंने फिर से अब की बार 10 से ज्यादा के इकोनॉमी के रेट से रन पिटा दिए। 4 ओवर में फिर से इन्होंने शायद 42 रन पिटाए थे। और भुवनेश्वर भी इस बार महंगे रहे, इनके भी 39 रन गए, पर इन्होंने पिछले मैच में अच्छी की थी। पर दीपक चहर तो पहले दोनों मैचेस में ही फेल रहे। तो यहां पर अब जैसे जिस तरीके से ऑप्शंस निकल के आ रही है, पेस बॉलर्स की रेस्ट भी दिया गया है बुमराह को, तो लगता है कि दीपक चहर में भी आगे अब जो साउथ अफ्रीका सीरीज है तो वहां पर इनका पत्ता कट जाएगा शायद। और इनकी चिंता की बात है, क्योंकि डेथ ओवर्स में भी इतने अच्छा इनकी स्ट्रेंथ नहीं है, न्यू बॉल से ही स्ट्रेंथ है, तो इतने वर्सटाइल ये नहीं है। फिर हम इंडिया की बैटिंग देखें तो इंडिया की बैटिंग ने फिर से एक बार दिखा दिया, हमारे ओपनर्स ने केएल राहुल और रोहित शर्मा की, जो भी कई लोग जैसे बात करते हैं कभी रोहित को नीचे ले आओ, कभी केएल राहुल को नीचे ले आओ, गायकवाड़ से ओपनिंग करवा लो, ईशान किशन से, तो इन दोनों ने दिखाया कि यही हमारा बेस्ट पेयर है टी20 फॉर्मेट का। और बिल्कुल धज्जियां उड़ा दी न्यूजीलैंड के बॉलर्स की। इन दोनों ने 100 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप रही, 117 रन पे पहली विकेट गिरी थी और 13.2 ओवर्स हुए थे तब। बहुत ही जबरदस्त ओपनिंग पार्टनरशिप रही। रोहित तो फिर से एक बार 150 के स्ट्राइक रेट से खेले और राहुल ने भी बढ़िया हाफ सेंचुरी लगाई। और जब फिर पहले राहुल आउट हुए तो उस वक्त यही लग रहा था कि आराम से जीत जाना चाहिए,
पर फिर जब रोहित भी आउट हुए तो थोड़ा सा बीच में फिर से ऐसे लगा थोड़ी टाइम के लिए कि गेम कहीं फंस ना जाए पिछले मैच की तरह, क्योंकि वेंकटेश अय्यर को जैसे प्रमोट किया तो वो भी शेकी से लग रहा था, वो भी एक उसकी इनसाइड एज से चौका गया, वो क्लीन बोल्ड हो सकता था। दूसरा आउटसाइड एज से स्लिप से चौका गया, वहां पर वो कैच हो सकता था अगर स्लिप्स होती, वैसे आमतौर पे T20 में होती नहीं। और सूर्य कुमार यादव इस बार जल्दी आउट हो गया। और पंत भी, मेरे को ध्यान है पहली 4 बॉलें जो पंत ने खेली तो उसका कोई स्कोर नहीं था। तो लगा कि इस वक्त कि फिर से ये गेम उस तरीके का ना हो जाए जैसे पहले मैच में था, आखिरी ओवर में ना चले जाए। पर फिर जिमी नीशम को बॉलिंग दी गई। जिमी नीशम जो मैं कहूंगा कि इस मैच के सबसे सुपर फ्लॉप खिलाड़ी साबित हुए, वो मैं आपको बताता हूं कैसे। इन्होंने, जिमी नीशम ने सिर्फ 2 बॉल्स फेंकी, उन दोनों बॉल्स पे पंत ने 2 छक्के मार दिए और गेम खत्म कर दिया। तो ये तो इनका बॉलिंग एनालिसिस था। और साथ में नीशम की जो बैटिंग आई, तो आखिरी 5 ओवर में इनकी बैटिंग आई जब इनको अपनी पावर हिटिंग दिखानी थी, तो 12 बॉल्स नीशम ने खेली जिसपे सिर्फ 3 रन मारे। तो ये वाकई काफी सुपर फ्लॉप परफॉर्मेंस थी नीशम की। अच्छा दिन नहीं था, अच्छा गेम नहीं था नीशम के लिए। और पंत ने भी शुरू में तो लगा कि ये इंटरेस्टिंग गेम फिर से ना बना दे, पर 2 बॉलों पे 2 छक्के मार के अपनी फिनिशिंग स्किल भी दिखाई। तो बढ़िया, यहाँ पर इंडिया ने आखिरकार कंफर्टेबल विक्ट्री हासिल की। और इस मैच में श्रेयस अय्यर को बैटिंग का मौका नहीं मिल पाया। पिछले मैच में इनको 5वें नंबर पे कर दिया था और अब की बार तो 6ठे नंबर पे ही कर दिया, बैटिंग ही नहीं आ पाई इनकी। तो ये भी देखना होगा कि श्रेयस अय्यर के साथ अब इनको तीसरे मैच में ये थोड़ा ऊपर बैटिंग का मौका दे दे, क्योंकि वैसे भी ये 3-4 के प्लेयर है। अगर इनको ऐसे ही नीचे करते रहे तो फिर तो इसका मतलब है कि इनको टीम से बाहर ही फिर तो करना है। तो उस केस में तो आप सीधे ही बाहर कर दीजिए, तो किसी और को खिला लीजिए अगर, क्योंकि ये 5वें 6ठे नंबर के तो प्लेयर नहीं है, वहां पे तो स्ट्रगल करेंगे।